हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश समाधान। आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जैसा कि आप मुझे जानने ही लग गए हैं, मेरा नाम चेतना सोनी है। आप मेरे साथ अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हम एक लेक्चर कर चुके हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे था। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं और अपनों का भी ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट हमारा लेक्चर जब छोड़ा था। तब हमने आपको ये बताया था कि 1938 में नेहरू जी ने ये डिमांड करी थी कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियंस डिजाइन करेंगे। कौन डिजाइन करेंगे? इंडियंस। जब नेहरू जी ने ये डिमांड करी थी तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद में क्या क्या हुआ है। अभी हम चलिए आगे, हम स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। हाँ, अभी देखिए नेहरू जी की जो डिमांड थी 1938 में थी, और वो डिमांड थी कि भाई हमारा इंडिया तो फ्री हो जाएगा, आप तो चले जाओगे, हमारा संस्कृति हमारी अलग है, हमारा यहाँ का क्लाइमेट अलग है, मतलब हम बिल्कुल अलग हैं ब्रिटिशर्स से। तो हमारे जो फ्री इंडिया का संविधान है वो आप मत लिखिए, वो हम खुद लिखेंगे, हमारे हिसाब से लिखेंगे, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेहरू जी की डिमांड थी। ये डिमांड उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेस मान के करी थी। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी दिखाया। अगर किसी भी बच्चे ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले का लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि अभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वो जीरो से एडवांस तक जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वो हम इंडिया के रेफरेंस से तो पढ़ ही रहे हैं। हम ये देखेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि हम किसी भी देश का अगर संविधान पढ़ें, किसी भी देश की अगर हम बात करें, तो हम जवाब दे सकें कि किसी भी देश में संविधान का मतलब क्या होता है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर लेक्चर मिस कर गए हैं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे आप चेतना सोनी के द्वारा जो लेक्चर दिया गया है पॉलिटी का लेक्चर 1, आप वो देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए आप, नेहरू जी की डिमांड जो है 1940 में 1938 में उन्होंने डिमांड की थी, और 1940 में एक ऑफर आया था, उसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर। ये किसने दिया था? ये दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जब फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होगा ना, जब फ्री इंडिया मतलब जब हम चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स जब चले जाएंगे, उसके बाद में ही तो संविधान लागू होगा, तो वो इंडियंस को खुद को डिजाइन करने दो। ये चीज इन्होंने कब मानी थी? 1940 में मानी थी। और अगर आपको याद हो तो आप रिकॉल करिए, 1934 में एम.एन. रॉय जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन हर देश का होता है, तो हमारा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली। फिर नेहरू जी ने डिमांड की थी कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियंस खुद लिखेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी, इन्होंने इस ऑफर के थ्रू मान लिया था कि ठीक है भाई, तुम बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें जैसे डिजाइन करना है तुम करो। तो एक चीज तो क्लियर थी कि इंडिया का जो फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन डिजाइन करेंगे? बाय इंडियंस ओनली, ठीक है। अभी आप देखिए, साल 1942 में, इन ईयर 1942, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सॉल्व द पजल ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आप देखिए, साल 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई करती है, सोचती है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस असेंबली में जो ये असेंबली बनेगी ना, किसके लिए असेंबली? अब अगर उन्होंने ये बोल दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद बना लीजिए, तो उसके लिए असेंबली बना के देनी पड़ेगी। अब उस असेंबली में कौन कौन होगा? कंपोजिशन होता है कि इस असेंबली में कौन कौन होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, कौन होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे, इसकी कंपोजिशन कैसी होगी। इसके लिए उन्होंने इस पजल को सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की थी 1942 में। अब देखिए आप कि इसमें जो लोग आएंगे वो प्रिंसली स्टेट से कितने आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स कितने आएंगे, कौन से मतलब कौन से आप स्टेट से लेंगे, कौन से प्रांतों से लेंगे। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन आएगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक क्रिस्प मिशन की एक मिशन लाए थे, जिस मिशन का नाम था क्रिस्प मिशन, ठीक है। इस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन, ठीक है। अभी इस मिशन को जो चेयर कर रहे थे उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। बिकॉज 1942 में ही उन्होंने सोचा था कि इसको कंपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये चीज वो 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू करना चाहते थे सॉल्व। अब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया तो था, क्या लेके आया था? वो लेके आया था एक प्रपोजल, ड्राफ्ट प्रपोजल था। किस चीज का प्रपोजल था? फ्रेमिंग
उनके पास एक ड्राफ्ट प्रपोजल था ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। एक ड्राफ्ट प्रपोजल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक प्रपोजल लेके आए थे कि आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आपको ये प्रपोजल समझ आता है तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना था, ये एक्सेप्ट होना था इंडियंस के द्वारा। कब एक्सेप्ट होना था? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सॉरी, वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अपने इस प्रपोजल में लेकर आए थे, इसका प्रपोजल लेकर आई थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जैसे आपको पता है डिमांड आ रही थी, नेहरू जी ने भी डिमांड की थी, सब लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी होनी चाहिए। एम.एन. रॉय जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप बनवा के दो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ये पजल हम कैसे सॉल्व करें, इसीलिए वो क्रिप्स मिशन को लेकर आई थी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको बना के दो ताकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर सके। अभी देखिए अगस्त ऑफर के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया था। अभी देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशन, अब क्रिप्स मिशन जैसे हम पीछे जाते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं क्रिप्स मिशन में मैंने आपको बताया कि ये प्रपोजल लेके आए थे, ड्राफ्ट प्रपोजल था इनके पास, किस चीज का था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। अब आप देखिए क्रिप्स मिशन आया इसीलिए था, किस लिए आया था? कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, भाई इसमें कौन कौन आएगा, इनको एक असेंबली बना के दे दो ताकि ये अपने आप सॉल्व कर ले, आपका ये काम है। इसलिए तो क्रिप्स को लेकर आए थे इस मिशन को। अब जब ये मिशन आया तो इन्होंने अपना काम शुरू करना किया, तो इन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहला जो चीज देखा वो चीज ये थी कि कुछ जो मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है वो कहाँ से इलेक्ट होने चाहिए, चुने जाने चाहिए, कहां से? प्रोविंशियल असेंबलीज में। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक एक्ट आने के बाद में 1935 के एक्ट के बाद में इन्होंने जो भी प्रांत थी ना उनको इन्होंने एक तरह से छोटी फ्रीडम दी थी, कम फ्रीडम दी थी। वो ये थी कि आप अब अपनी सरकार थोड़ी थोड़ी मेंटेन करनी शुरू करो। तो इन्होंने बोला था, इस क्रिप्स मिशन ने बोला था कि जो प्रोविंसेस है उनको बोलो कि वो अपने यहाँ पे लोग इलेक्ट करें जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे, ठीक है। और कुछ क्या होंगे, जो राजा थे, कुछ लोग तो प्रोविंस प्रांत अपने आप भेज देगी, और जो राजा है जहां पे रूलर है वहां पे क्या होगा, वहां पे जो राजा है वो खुद अपने आप नॉमिनेट करेगा कि मैं चेतना सोनी को भेज रहा हूँ, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारी साइड से ये जाएगी, इस तरह से। तो कुछ लोग नॉमिनेट होने थे और कुछ लोग इलेक्ट होने थे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्रिप्स मिशन में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। वो इन्होंने ये बोली थी कि प्रोविंस, ऐसी प्रांतें जो कि नहीं जुड़ना चाहती, किससे नहीं जुड़ना चाहती? प्रोविंस हु इज अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन ओनली फॉर एग्जिस्टिंग प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। अब आप ये देखिए 1942 में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे या जितनी भी प्रांतें थी उसमें से अगर कोई भी प्रांत इंडियन यूनियन के साथ, भारत के संघ के साथ अगर नहीं जुड़ना चाहती तो वो अपना संविधान खुद बना ले। और अगर कोई ऐसा प्रिंसली स्टेट भी है, कोई ऐसा किंग भी है जो इंडिया के यूनियन के साथ नहीं जुड़ना चाहता, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ले, जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ ही था। आपको मैं इस चीज में कभी फिर बताऊंगी, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा आइडिया दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सोच सकें इस बारे में। तो कुछ लोग उस टाइम ऐसे भी थे जो चाहते थे नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इन्होंने क्रिप्स मिशन ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि जो नहीं चाहता भाई वो अपना बना ले और जो चाहता है वो जुड़ जाए। तो अभी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इतने तरह के लोग हैं, तो कुछ चाहेंगे कुछ नहीं चाहेंगे, बट ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी आप ये चीज देखिए, लेकिन जब क्रिप्स मिशन में ये बात बोली गई थी ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि एक प्रांत है, उस प्रांत में ए है, बी है और सी है, तो उसमें ये बोला गया था इसी को एज ए प्रांत घोषित, इसी को एज ए प्रांत माना जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इस प्रांत से ए निकल के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, इस प्रांत से बी निकल के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। इनका कहना यह था कि जो पहले से जो प्रांत है ना, जो पहले से प्रिंसली स्टेट है, वो अपना बना सकता है। अब अगर कोई प्रांत निकल के कहीं से और बोले कि मैं तो राजा बन गया जी, या फिर कोई छोटा सा गांव बोले कि मैं तो राजा बन गया, मैं अपना खुद का संविधान बनाऊंगा, वो अलाउड नहीं था। लेकिन हाँ, जो पहले से प्रिंसली स्टेट है या जो पहले से प्रांत है वो बना सकती है, ये इन्होंने बोला था। अब हम आगे देखते हैं।
आगे है कि जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों ने ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। अब आप समझिए कि इस ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया था, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट क्यों किया गया था। कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया कि जब आप सोचिए कि इतने बड़े देश के अंदर आप अगर बाहर से आकर ये बात बोल रहे हैं कि आप चाहें तो आप अपना अलग यूनियन बना लीजिए, आप चाहे तो आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, तो इस वजह से इस चीज का मतलब ये होता है कि ये जो चीजें सेपरेशन के थ्रू बिखराव के टुवर्ड्स ये चीजें लेके जा रही थी। तो ये मानने से इनकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने तो इसलिए इनकार किया था कि ये जो आप प्रपोजल लेके आए हो ये तो ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट है? सेपरेशन का, पार्टीशन का ब्लूप्रिंट है। आपने जो ये इतनी बड़ी बात इसमें बोली है ना कि कोई भी प्रांत अपना बना लो, कोई भी प्रिंसली स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, इसका मतलब ये है कि ब्लूप्रिंट है ये हमारे पार्टीशन का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पे काटा मार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब आप समझिए मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया। अब मुस्लिम लीग सेपरेट तो होना चाहती थी, मुस्लिम लीग तो चाहती थी हमें पाकिस्तान दो, हमारा अलग कंट्री होना चाहिए, लेकिन अब क्रिप्स मिशन ने सब बातें कही अलग होने की, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान बना लो। तो मुस्लिम लीग को यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था इस चक्कर में, क्योंकि ना ही तो कांग्रेस मानी ना ही मुस्लिम लीग मानी ये बात, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया और 12 अप्रैल 1942 को वापस चला गया ब्रिटेन। अब हम आगे देखते हैं 2 सितंबर 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था वो खत्म हो गया था। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था। और कौन जीता था इसमें जीती थी अलाइड पावर। वो कौन थी? ब्रिटेन और अमेरिका। अलाइड पावर कौन थी? ब्रिटेन और अमेरिका थी अलाइड पावर, और ये लोग जीत गए थे। अब जब ये जीत गए तो इनके पास टाइम था कि अब ये फोकस कर सके इंडिया पे, इंडिया को किस तरह से इन्होंने मतलब कैसे इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ इनको लेके जाना है, तो इनके पास बहुत टाइम था, अब ये कर सकते थे। तो इन्होंने आगे क्या किया था वो हम देखते हैं। आगे इन्होंने 19 सितंबर 1945 में जो हमारे उस टाइम के वॉइस रहे थे उनका नाम था लॉर्ड वेवल, इन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल एंड provincial election will be held between December 1945 to जनवरी 1946। इन्होंने अनाउंस किया कि अभी जो है प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, प्रांतों के इलेक्शन होंगे, और इसमें ये कब होंगे? सेंट्रल भी होंगे, सेंट्रल जो था वहां पे भी इलेक्शन होंगे, और हर प्रांत में भी एक इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन कब होगा? दिसंबर 1945 से लेके जनवरी, मतलब ये 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन हुआ भी था। अब जब ये इलेक्शन हुआ था 11 प्रांतों में। कितने प्रांतों में हुआ था? 11 प्रांतों में। और कांग्रेस ने 8 प्रांतें जीती थी, वो मैं आपको बताती हूँ। जो 8 प्रोविंस थे वो थे यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, बंगाल नहीं था, असम था, मद्रास था, सेंट्रल प्रोविंस था, बॉम्बे था। और ये सब प्रोविंस जो थे ये किसने जीते थे? ये जीते थे हमारी कांग्रेस ने। तो ये जो प्रोविंस थे, ये पंजाब भी हमारी कांग्रेस ने जीता था, बंगाल भी कांग्रेस ने जीता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कांग्रेस ने ही जीता था। लेकिन ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं अब आपको बताती हूँ क्यों नहीं। क्योंकि जो ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लस में पंजाब प्लस में सिंध प्लस में बंगाल, इन चारों प्रोविंस में ना ये जो 4 प्रांतें हैं, कौन सी प्रांतें? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, बंगाल, सिंध और बंगाल। इन चारों प्रांतों में जो सबसे बड़ी पार्टी थी ना, वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसके पास थी? मुस्लिम लीग की। हालांकि सब चीजें आप मान लीजिए कि आपने आज भी देखते होंगे इलेक्शन में पार्टीज सभी होती है, लेकिन उसके जैसे अब आप देख लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस की भी तो है इंडिया में, कहीं कहीं आम आदमी की भी तो है। तो इस तरह से था। तो जो ये जो 3-4 थे, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब और एक सिंध, इसमें मेजर पार्टी कौन थी? इसमें मेजर पार्टी थी मुस्लिम लीग। ठीक है। और आप देखिए ना कि हम कांग्रेस जो है 11 में से 8 में तो कांग्रेस ही जीत गई थी, तो बची हुई कितनी बची थी? 3। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं,
आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप इंग्लिश समाधान चैनल टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको हमारा पीडीएफ भी मिलेगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपके ये लेक्चर कंटिन्यू रह सके। अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इन प्रोविंसेस में कौन थी, मेन पार्टी मुस्लिम लीग थी। अब हम आगे देखते हैं कि इन मार्च 1946 में क्या हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की, क्योंकि 1945 में वो फ्री हो गए थे अपने वर्ल्ड वॉर 2 से। अब उन्होंने फिर कोशिश की, किस चीज की कोशिश की, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की कोशिश की। अब उन्होंने इस बार क्या स्टेप्स लिए थे, इस बार उन्होंने क्या किया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे ना क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक ग्रुप भेजा था। कैसा ग्रुप भेजा था, उन्होंने एक 3 लोगों का ग्रुप भेजा था। उस ग्रुप में मैं आपको लोगों के नाम इसलिए प्रोनाउंस करके याद कराना चाहती हूँ, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जो उस टाइम लॉर्ड बोलते थे ये, कि जो लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने जो, या प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने जो भेजे थे हमारे यहाँ पे 3 लोग, वो लोग कौन थे और वो क्यों भेजे थे। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये लोग इसलिए आए थे ताकि इंडिया में सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। और उस असेंबली में जो तीनों लोग थे उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे वो थे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया थे सर पैट्रिक लॉरेंस। और दूसरी चीज थी, दूसरे लोग जो थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। जैसे आपको क्रिप्स मिशन याद होगा, उनको भी, उस मिशन को भी चेयर इन्होंने ही किया था, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये थे प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था उनका, एवी अलेक्जेंडर। ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। कौन थे ये, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। अब ये तीनों लोग इंडिया में आए थे कि सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन सके। अब इन्होंने क्या किया था, अब इन्होंने आकर ये कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, सक्सेसफुली बने। अब ये जो तीनों थे ना, जिनके मैंने आपको नाम बताए, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। कहां पर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। अब जैसे कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ये साइमन कमीशन क्यों है, कैबिनेट मिशन क्यों है, क्रिप्स मिशन क्यों है। तो बहुत सारे मिशन तो उन्हीं के नाम पे रखे गए थे। जैसे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पे मिशन रखा गया था, क्रिप्स मिशन। और इनके ये कैबिनेट मिशन रखा गया है। ये क्यों रखा गया है, बिकॉज ये तीनों मेंबर ही कैबिनेट में थे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि द कैबिनेट मिशन वाज हैविंग, ये मैंने आपको बताया कि ये मिशन आया इसीलिए था कि सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सके, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब इस कैबिनेट मिशन ने काम क्या किया। अब इस कैबिनेट मिशन ने इंडिया को देखते हुए इंडिया के अंदर सीट प्रपोज करी कि 9 सीट होनी चाहिए इंडिया के प्रोविंस में या फिर इंडिया के यूनियन में। इतनी सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। कितनी सीट पे इलेक्शन होना चाहिए, 389 सीट्स। ओके, आगे हम बात करते हैं कि इसने जो ये टोटल सीट इन्होंने बोली कि इतनी सीट, कैबिनेट मिशन ने इतनी सीट के लिए बोला कि इतनी सीट पे आप इलेक्शन करवाओ। अब इस सीट को उसने कैटेगराइज कैसे किया, अब इतनी सीट में उसने 296 सीट्स जो थी ना, वो उसने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था ना, उसको बोला कि इतनी सीट पे तो इनके लिए इलेक्शन होना चाहिए। और 93 सीट्स जो थी ना, उन पे कौन इलेक्शन लड़ेगा, प्रिंसली स्टेट, जो राजा है, उनके भी तो इलेक्शन होंगे ना। जब फ्रीडम आएगा तो फिर इलेक्शन तो वहां भी होगा। तो प्रिंसली स्टेट जो है उनको तो 93 सीट्स मिली थी, और हमें, और जो ये जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर जो आ रहे हैं उनको 296 सीट मिली थी। अब ये सीट आगे भी है ना, कई कैटेगरीज में डिवाइड हुई थी। अब वो मैं आपको बताती हूँ। अब जितने भी आप ये मान लीजिए प्रिंसली स्टेट है 93, उनको उन्होंने 93 सीट दी। अभी आप देखिए, उन्होंने उनको 1 बाय 1, क्योंकि राजा तो एक एक राजा होता है ना, तो उसको उसके हिसाब से सीट देनी पड़ी। लेकिन अब जो इन्होंने सीट प्रोविंसेस को दी थी ना, जो प्रांतों को सीट दी, जैसे मान लीजिए आप A + B + C + D एक प्रांत है, ठीक है, और एक प्रांत है A + B, ठीक है। अब इस प्रांत में 100 लोग रहते हैं, इस प्रांत में 10 लोग रहते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा है, एरिया इसमें ज्यादा है, लेकिन लोग यही ज्यादा है ना, 100 लोग हैं तो वही ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया था कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां पर इन्होंने सीटें ज्यादा दे दी थी। अगर यहाँ पे 100 लोग है ना, तो यहाँ पे मान लो 10 सीट मिलेगी, और अगर यहाँ पे 10 लोग है तो 1 सीट मिलेगी। ये मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि परफेक्ट रेशियो नहीं है, लेकिन हाँ, सीट इसी तरह से अलॉट की थी उन्होंने कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा
तो सीट ज्यादा, पॉपुलेशन कम, तो सीट कम। जैसा इसमें में लिखा हुआ है कि सीट ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने, जैसे यहाँ पर पहला जो सेक्शन था उसको इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, उसके बाद में भी इसने इनको भी इसने डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कि आगे जब ये सीट डिवाइड हुई, जब ये सीट हमारी जब ये सीट्स डिवाइड होती है पॉपुलेशन के हिसाब से, अब उस पॉपुलेशन में भी इन्होंने आगे भी और ज़्यादा फर्दर डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? अब जैसे आपको मैंने बताया कि A + B + C एक ब्रांच है, एक प्रांत है, सॉरी। तो इस प्रांत के अंदर 10 लोग रहते हैं। अब इस 10 में से अगर ज़्यादा जो लोग हैं, 7 लोग मुस्लिम हैं, तो वो सीट किसको अलॉट हो जाएगी? मुस्लिम को अलॉट हो जाएगी। और अगर वो 7 लोग हिंदू हैं तो वो सीट किसको अलॉट हो जाएगी? हिंदू को अलॉट हो जाएगी। सबसे पहले इन्होंने जो डिवाइड किया, वो डिवाइड किया इन्होंने प्रांत के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे। उसके बाद में जब इन्होंने डिवाइड किया, तब फिर इन्होंने एक, आप मान लीजिए कि एक रिलीजन कह सकते हैं इसको, या फिर आप एक कह सकते हैं कि मेजोरिटी के बेस पे इन्होंने फिर डिवाइड किया। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस की सीट थी वो 2 बार डिवाइड होती है। आप इस चीज को समझ लेना, अगर आप कहीं भी गैप कर रहे हैं, कहीं भी लैग कर रहे हैं, तो पहला जो डिवाइड होता है वो जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड होती है, दूसरा जो डिवाइड होता है वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग सीट डिवाइड होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन केस ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब सीटें तो प्रिंसली स्टेट को भी इन्होंने 93 दी है। अब जब 93 सीट है ना, अब इसमें ये क्या होगा, इसमें जब राजा जिसको नॉमिनेट कर देगा ना, वही चला जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बाद में कि द नंबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जैसे आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि 1935 में उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप ऑटोनोमस बन जाओ, आप इलेक्शन करने शुरू कर दो, और एक इलेक्शन भी करवाया था, आपको मैंने बताया था पहले के लेक्चर्स में। तो जब ये प्रोविंशियल असेंबलीज में जब इलेक्टेड मेंबर थे ना, तो वही इलेक्टेड मेंबर अब कहाँ आ गए थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में। और वो अब उनका इलेक्शन दोबारा होना था, लेकिन अब जनता नहीं कर रही है। अब जनता ने जो बंदे पहले चुन लिए, उन्होंने एक बार इलेक्शन कर लिया, अब उन्हीं बंदों का फिर से इलेक्शन होगा, जो उन्हीं बंदों के बीच में ही हो जाएगा। आप समझते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये, लेकिन ये इलेक्शन ही था, कोई अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं गया था, बट हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा कर ही भेजा गया था। जैसे जो प्रिंसली स्टेट था, जो राजा था, उसने तो अपनी मर्जी से भेज दिया, भैया ठीक है मेरा बेटा इसको ले जाओ। लेकिन अब प्रिंसली स्टेट ये ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या करेंगे? तो इन्होंने भी एक इलेक्शन करवाया था छोटा सा अंदर की साइड, मतलब इसको आप इंटरनल इलेक्शन कह लो। तो उस इलेक्शन के बेसिस पर असेंबली में मेंबर्स रिक्रूट हुए थे या फिर इलेक्ट हुए थे। अब हम आगे की बात करते हैं। जुलाई अगस्त 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हैपेंड। अब ये इलेक्शन थे किस लिए? आपको पता होगा, ये इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर होने चाहिए, इस चीज पे जो इलेक्शन हो रहे थे वो इलेक्शन हो गए। कब हुए थे इलेक्शन? हुए थे जुलाई में भी हुए थे और अगस्त में भी हुए थे 1946 में। ठीक है, अब प्रोविंशियल सीट्स जो थी वो 296 थी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया। तो ये जो सीटें थी ना, इसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट मिली थी, ले ली थी कि 208 लोग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे। जब संविधान लिखा जाएगा तो उसमें से 208 लोग हमारे होंगे। और मुस्लिम लीग ने कितने ले लिए थे? मुस्लिम लीग ने ले ली थी 73 सीटें। अब 73 लोग जो होंगे वो मुस्लिम लीग की साइड के होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। और अब जो 15 सीटें बचती है, ये क्या था? ये कुछ मतलब छोटी छोटी पार्टीज कहीं होती है हर जगह, हर आज भी हर इलेक्शन में, जिनका आप सबका नाम नहीं ले सकते, वो तो रेस्ट जो भी थे ना लोग, उनकी पार्टीज थी और कुछ कैंडिडेट थे। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, प्रिंसली स्टेट से कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ, कोई भी आया ही नहीं। प्रिंसली स्टेट क्या है? हट गया, प्रिंसली स्टेट साइड हो गया। प्रिंसली स्टेट ने इस इलेक्शन को एक तरह से बायकॉट कर दिया। उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, ना ही कोई इलेक्शन लड़ने आया, ना ही कोई यहाँ पर आया। अब इस चीज के बाद में मुस्लिम लीग भी समझदार हो गया, उसने भी कहा भैया ठीक है, फिर अगर ये नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा, और मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन को क्या हुआ था, इन्होंने मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने से। ठीक है, इसके बाद में अगर मुस्लिम लीग ने जब रिफ्यूज किया, उसके बाद में क्या, उसके बाद में हुआ कि इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इतने मेंबर तो हो ही गए थे ना, 208 + 73, एक तरह से ये पहले मेंबर तो बने ही थे, ये आए तो थे ही।
तो इन्होंने एक मीटिंग करी थी, वो मीटिंग इन्होंने करी थी 9 दिसंबर 1946 में, और मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट आए नहीं, ये तो आए ही नहीं, और प्रिंसली स्टेट ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो बचे कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस गई थी। ये कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? पार्टिसिपेट किया था 211 लोगों ने, और कांग्रेस के सारे लोग गए थे, जितने लोग थे ना 208, तो वो 208 के 208 मेंबर वहां गए थे, और टोटल गए थे 211, जो 3 मेंबर कोई ना कोई रेस्ट पार्टी के थे, और बाकी जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग ने भी बोला था भाई मैं नहीं आऊंगा, आप अपने आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, मतलब एक कन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो गया था। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ था कि जब ये, आप मान लीजिए कि लोग कितने थे, 211 लोग थे। अब इन 211 में से जो सबसे एजेड जो थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी ये 211 लोग थे, इन्होंने फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया था। फ्रेंच जो प्रैक्टिस होती है उसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारे घरों में भी होता है कि जो सबसे एजेड होता है उन मेंबर्स में, या जो सबसे समझदार लगता है उसको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इन्होंने इस पार्टी का, इस असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस लिए? कि ताकि वो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये बनाने के, इसको चेयर ये कर सके। इन्होंने ऐसे, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, जब ये मीटिंग हुई तब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था, क्योंकि आपको भी पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन ये नहीं थे। दूसरे से ये चीज़ हम आपको आगे क्लियर करेंगे, ये अभी नहीं इसलिए बताया था कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। तो टेम्परेरी तौर पर जो प्रेसिडेंट बने थे ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद। और इस असेंबली में आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, मुस्लिम लीग के जो 73 लोग इलेक्ट हुए थे वो भी नहीं आए थे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई थी। अब हम आगे इसमें, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कौन कौन था, क्योंकि आपने यहाँ तक देख लिया कि असेंबली बननी शुरू हो गई थी, कुछ लोग नहीं भी आ रहे थे, तब भी काम रुक नहीं रहा था, काम चल रहा था। आगे आगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी आपको अगर इस लेक्चर में कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आई हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और आपको ये PDF इंग्लिश समाधान टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।